वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैपिटल गेन की आज फोर्थ रिवीजन क्लास है और आज हम लोगों ने मेजर पार्ट खत्म करना है। आज मेरे के डिडक्शंस जो हैं सी इंटर लेवल पे वो करूँगा और उसके साथ साथ टैक्स रेट्स जो भी कैपिटल गेन में आते हैं, जैसे 111A है, 112 है, 112A है, उसकी बात करूँगा। तो उसका भी एक चार्ट बना रखा है, होप सो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आज डिडक्शन शुरू करते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, डिडक्शंस पढ़ते हुए आपने जो सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है, कुछ पॉइंट्स। सबसे पहले डिडक्शन किसको अवेलेबल है? डिडक्शन अवेलेबल टू, क्योंकि हम लोगों के 7% है, सारी डिडक्शन सबको नहीं मिल रही, कुछ सिलेक्टेड लोगों को मिल रही है। जैसे मेजरली अगर मैं बात करूं तो डिडक्शन इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिल रही है, कुछ डिडक्शन ऐसी हैं जो ऑल असेट्स को मिल रही हैं। उसके बाद क्या असेट सोल्ड किया, कौन सा कैपिटल असेट सोल्ड करने पर आपको डिडक्शन मिल रही है? लैंड एंड बिल्डिंग सेल करने पे, शेयर सेल करने पे, क्या असेट आपने सेल किया जिसके लिए आपको डिडक्शन मिल रही है। अब साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और देखिएगा कि जो असेट सेल किया वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए या शॉर्ट टर्म होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ज्यादातर जगहों पे आपको ये मिलेगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सेल करने पे ही आपको डिडक्शन मिल रही है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद तीसरा, न्यू असेट क्या खरीदे? न्यू असेट क्या खरीदे मतलब क्या? लैंड एंड बिल्डिंग बेचा, तो बेचकर अगर आपको डिडक्शन चाहिए तो आपको क्या नया असेट खरीदना है? क्या लैंड एंड बिल्डिंग खरीदनी है, शेयर्स खरीदना है या और कोई असेट खरीदना है? उसके बाद हमें अमाउंट ऑफ डिडक्शन की बात करनी है कि अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना मिलेगा। क्या जितना एक्चुअली जो हम लोगों को कैपिटल गेन हुआ है, क्या री इन्वेस्ट करने पे पूरा का पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट एग्जेम्प्ट होएगा या और कोई कंडीशन है? उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, अगर मैंने कैपिटल गेन का अमाउंट सारा का सारा एक साथ डिपॉजिट नहीं किया या यूटिलाइज नहीं किया तो क्या सर्कमस्टांसेस होंगे? तो यूटिलाइजेशन या डिपॉजिट की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, आपने डिडक्शन लेने के लिए न्यू असेट तो परचेज किया, लेकिन न्यू असेट आपने परचेज किया, डिडक्शन ली और जल्दी से जल्दी वो न्यू असेट भी बेच दिया। तो न्यू असेट जो आपने खरीदा था डिडक्शन लेने के लिए, क्या उसको भी कुछ टाइम तक होल्ड करके रखना पड़ेगा? तो ये कुछ कंडीशंस हैं, ये आपके दिमाग में 5 पॉइंट रहने चाहिए, तब आप डिडक्शंस को पढ़ें। कोई भी डिडक्शन को पढ़ते हुए ये 5 पॉइंट आपके दिमाग में हों। ठीक है, तो मैं अपनी सबसे पहली डिडक्शन उठाने जा रहा हूं, सेक्शन 54। सेक्शन 54, आप ये डिडक्शन वाला चार्ट देखेंगे तो डिडक्शन वाला चार्ट अपने आप में काफ़ी सही बना हुआ है। जो पॉइंट मैंने आपको बताया वो कवर किए। पहला सेक्शन का कॉलम है, दूसरा अवेलेबल टू, डिडक्शन किसको मिल रही है, इंडिविजुअल, एचयूएफ को या सारे असेट्स को। असेट सोल्ड, कौन सा असेट सेल करने पे ये वाली डिडक्शन आपको मिल रही है। पीरियड ऑफ होल्डिंग, जो असेट आपने सेल किया उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या कोई भी चलेगी। न्यू असेट क्या खरीदे, ठीक है, एग्जेम्प्ट क्या होगा, सारा का सारा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा या कुछ पोर्शन एग्जेम्प्ट होगा। पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये बात बहुत समझने वाली है कि जो मेरे को नया असेट खरीदना है उसके लिए कोई टाइम लिमिट दी होगी, 1 साल में खरीदना, 2 साल में खरीदना, 3 साल में, कितने साल में खरीदना है या बनवाना है, सॉर्ट ऑफ दिस। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि 2 साल में आप खरीद लीजिएगा, क्यों? 2 साल वो पैसा आपके पास पड़ा रहेगा, तो वो जो अनयूटिलाइज अमाउंट है वो आपने कहीं कैसे यूटिलाइज करना है, वो कहीं पे डिपॉजिट कराना है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, और सेल ऑफ न्यू असेट, न्यू असेट कब सेल कर सकते हैं, क्या उसकी कंडीशन रहेंगी। तो पहली डिडक्शन 54 की, और एक बार पढ़ता हूं और उसके बाद आपको समझाता हूं, कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिकल एक बार दिखा दूं, आपको एक क्वेश्चन करके दिखा दूं। तो डिडक्शन किसको अवेलेबल है 54 की? इंडिविजुअल और एचयूएफ को, और किसी को नहीं। अच्छा, क्या रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ को है? रेजिडेंट में ओआर, एनओआर, एनआर सबको मिलेगी या किसी पर्टिकुलर को? कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब सबको मिलेगी, इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलेगी डिडक्शन। प्रॉपर्टी मतलब जो असेट सेल करेंगे कैपिटल असेट, वो कौन सा कैपिटल असेट है? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करने पर आपको ये डिडक्शन मिल सकती है, और वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपकी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, जब ही आपको डिडक्शन मिलेगी। मतलब क्या, जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं वो 2 साल से पुरानी होनी चाहिए, जब ही वो लॉन्ग टर्म होती है तो आपको डिडक्शन मिलेगी। विद इन 2 ईयर्स वाली है तो आपने बेची तो उसके लिए ये डिडक्शन के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अच्छा, नया सेट क्या खरीदें? कहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे बात, कि कैपिटल गेन जो हुआ है आपका,
अगर 2 करोड़ से ज्यादा हुआ है तो आप एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, एंड दैट टू इन इंडिया एंड इंडिया ओनली, ठीक है ना, आउटसाइड इंडिया नहीं खरीद सकते। तो अगर आउटसाइड इंडिया आपने खरीदी तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर 2 करोड़ से नीचे का, 2 करोड़ या उससे नीचे कैपिटल गेन है तो आप 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। मतलब ये देखो ना, आपके पास पैसा आया, कैपिटल गेन हुआ, आपको कैपिटल गेन अगर आपको 2 करोड़ रुपए तक का हुआ है तो आप 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 करोड़ से ज्यादा का हुआ है तो एक ही रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, एक से ज्यादा नहीं खरीद सकते। अच्छा, आपको डिडक्शन कितने की मिलेगी बेटे? जितना भी आपको कैपिटल गेन आपने री इन्वेस्ट कर दिया, जितना भी कैपिटल गेन का अमाउंट आपने री इन्वेस्ट कर दिया, उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो आपको जो डिडक्शन मिलेगी, मतलब आपको जो नया घर खरीदना है, क्योंकि नया घर खरीदना है ना, ये देखो, एक घर या 2 घर कुछ तो खरीदो, ठीक है ना। तो जो आपने नया घर खरीदना है वो कितने टाइम में खरीदना है? इन्वेस्टमेंट पीरियड क्या होना चाहिए? परचेज 1 ईयर बिफोर, 2 ईयर्स आफ्टर एंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुन लेना। कहते हैं जिस दिन आपने सेल किया, जिस दिन असेट आपने ट्रांसफर किया, जिस दिन हाउस प्रॉपर्टी आपने बेची, उसके 2 साल में नया घर खरीद लो या 3 साल में नया घर बनवा लो। मैं आपको डेट्स के साथ अभी एग्जांपल करता हूं, मैं बताता हूं। ये देखो यहाँ पे ना एक एस्ट्रिक लगा हुआ है, यहाँ पे एक एस्ट्रिक लगा हुआ है, और इस एस्ट्रिक को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे क्या है, क्या बताता है ये? कहता है कि सर, कहता है कि ये जो ऑप्शन है कि अगर आपको 2 करोड़ रुपए तक का कैपिटल गेन हुआ तो आप ये ऑप्शन, तो हम लोगों ने क्या ऑप्शन दिया हुआ है आपको कि आप चाहें तो 2 घर ले सकते हैं। एक घर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 घर भी ले सकते हो, 3 नहीं, 2 घर भी ले सकते हो, लेकिन आपको ये ऑप्शन एक बार ही मिलेगा। एक बार मतलब क्या, आपने अगले साल फिर कोई हाउस प्रॉपर्टी बेची जो पुरानी आपकी कोई पड़ी हुई थी, आपको सर मेरा 2 करोड़ तक का कैपिटल गेन हुआ है, फिर मैं 2 प्रॉपर्टी खरीद लूं, नहीं, आपको ये ऑप्शन एक बार ही मिलेगा। आगे, अगर आपने 2 साल में नई प्रॉपर्टी खरीदनी है या 3 साल में नई प्रॉपर्टी बनवानी है, वो पैसा आपके पास नहीं पड़ा रहेगा। रिटर्न फाइलिंग का जो टाइम आएगा, उस जिस साल में आपने असेट बेचा, उस साल की जब रिटर्न फाइलिंग का टाइम आएगा तो वो पैसा अगर अनयूटिलाइज आपके पास पड़ा हुआ है तो वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में किसी नेशनलाइज बैंक के पास या आईडीबीआई में जमा करा दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये 97-98 में आपके फादर साहब ने कोई प्रॉपर्टी ली थी 50 लाख रुपीस की, ठीक है ना, 50 नहीं, कम की कर लेते हैं, 20 लाख रुपीस की ली थी, और ये प्रॉपर्टी अब आपके फादर साहब ने 21-22 में बेच दी, जिसकी सेल कंसिडरेशन उन्हें मिली है, सेल कंसिडरेशन 120 लाख रुपीस। ठीक है, अब इन्होंने बेची कब, जरा ध्यान से, अब डेट्स पे जरा ध्यान दीजिएगा। 15 जुलाई को इन्होंने बेची, 15 जुलाई 2021 को, 15 जुलाई 2021 को बेची। तो 15 जुलाई 2021 को जब इन्होंने बेची तो अब इन्होंने 2 साल में नई प्रॉपर्टी खरीदनी है। कब से? 15 जुलाई 21 से लेकर 2 साल में। ठीक है, मैं एक बार ईयर बना लेता हूं, 23, 24, 25, 26। ठीक है जी, अब मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 15 जुलाई से 2 साल काउंट करने, तो 15 जुलाई 21 से लेकर 15 जुलाई 22 तक 1 साल, 15 जुलाई 23 तक, ठीक है ना। तो 14 जुलाई 2023 तक आपके 2 साल हो गए, ठीक है ना, ये 2 साल हो गए आपके, ये 2 इयर्स है। आपको नई प्रॉपर्टी इस टाइम पे परचेज कर लेनी है, इतने टाइम में। अगर आप परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको इतने टाइम में ये प्रॉपर्टी नई परचेज कर लेनी है। और खरीदने, वो बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए आपको, कितना टाइम दिया गया है? 3 साल, क्योंकि बनाने में टाइम लगता है प्रॉपर्टी को। तो उस केस में 3 साल दिए गए, और उस केस में ये डेट हो गई आपकी 14 जुलाई 2024, ठीक है ना, 14 जुलाई 2024। तो इतने टाइम में ये जो टाइम दिया गया है आपको 3 इयर्स का, ये जो टाइम दिया गया है 3 इयर्स का, इसमें आप न्यू प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इस टाइम पे आप न्यू प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये बात समझ में आई? अच्छा,
अब एक बात देखो कि कौन से साल में आपने प्रॉपर्टी बेची है। आपने जो प्रॉपर्टी सेल आउट की है वो सेल आउट की है 21-22 में। जब प्रॉपर्टी सेल आउट की है 21-22 में, तो कैपिटल गेन इस साल में कैलकुलेट हो रहा होगा आपका। चलिए कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं। सेल कंसिडरेशन आपने निकाली 120 लाख दे रखी है हम लोगों को। मैं एसजीवी वगैरह की बात नहीं कर रहा अभी। 20 लाख इंटू 319 डिवाइडेड बाय 100। ये मैं कैलकुलेट करूं, मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया भाई, भगा दिया। हाँ जी, 63,80,000। ठीक है, तो 63,80,000 माइनस 1,20,00,000, ये आ रहा है 56,20,000। तो ये जो 56,20,000 आया, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। ठीक है, ऑल्दो 97 की ये मैंने ले रखी है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि फेयर मार्केट वैल्यू भी 14/2001 को यही था। अभी यही मान के चल लेते हैं और आगे काम करते हैं, क्योंकि अभी हम प्रोविजन समझे। तो 56,20,000। अब ये जो 56,20,000 आया है, इससे आप 2 नए घर, क्योंकि 2 करोड़ से कम है ना कैपिटल गेन, 2 नए घर खरीद लो या बनवा लो। कब तक? मैक्सिमम 14 जुलाई 2024 तक। अच्छा, अब बात जरा ध्यान से सुनिएगा। ये कैपिटल गेन आपको हो गया। अगर ये कैपिटल गेन का अमाउंट, वैसे तो हम लोगों ने आपको 2 साल और 3 साल का टाइम दे दिया, लेकिन ये जो कैपिटल गेन का अमाउंट है, अगर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मेरी रिटर्न फाइलिंग की इस साल की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है, मेरी ड्यू डेट है 31 जुलाई 22, 31 जुलाई 22। तो 31 जुलाई 22 तक अगर मैंने ये 56,20,000 बनाने में या नई प्रॉपर्टी खरीदने में यूटिलाइज नहीं किया, तो ध्यान से देख लेना, इस डेट पे ये पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट हो जाना चाहिए, किसी नेशनलाइज बैंक में, किसी नेशनलाइज बैंक में या फिर आईडीबीआई के पास। ठीक है जी, तो वहां पे एक अकाउंट खुल जाता है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 के नाम से, और आपको वो पैसा वहां पे डिपॉजिट कराना है। फिर वो पैसा निकाल लेना और यूटिलाइज कर लेना नई प्रॉपर्टी बनाने में या खरीदने में। समझ में आ गई बात? क्लियर है सर? ठीक है, अब क्या कहता है कि ये जो नई प्रॉपर्टी, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, ये नई प्रॉपर्टी जो आपने खरीदी, ये आप कभी भी खरीद सकते हैं, 2 साल में खरीद सकते हैं, 3 साल तक बनवा सकते हैं। जिस दिन भी आप खरीदेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन भी आप खरीदेंगे या जिस दिन भी आप बनवा लेंगे मतलब जिस दिन आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, उस दिन से लेकर नई प्रॉपर्टी 3 साल तक आप बेच नहीं सकते। 3 साल तक आप बेच नहीं सकते। सर मैंने 3 साल में बेच दी, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं सर। सपोज करो आपने 15 जुलाई को प्रॉपर्टी, ये जो हम लोग कर रहे हैं, 15 जुलाई को आपने प्रॉपर्टी बेची थी और आपने 16 जुलाई 2021 को ही नई प्रॉपर्टी खरीद ली, नई प्रॉपर्टी खरीद ली। पहला एग्जाम्पल कि नई प्रॉपर्टी आपने खरीदी है 40 लाख रुपीस की, और दूसरा एग्जाम्पल कि आपने नई प्रॉपर्टी खरीदी है 70 लाख रुपीस की। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आपने नई प्रॉपर्टी 40 लाख की खरीदी तो यहां पे 40 लाख रुपीस माइनस हो जाएंगे और आपको 16,20,000 पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ जाएगा, जो कि 20% से चलता है। अब अगर आपने दूसरा केस लेते हैं 70 लाख की खरीदी, तो पूरे 70 लाख, मतलब 70 लाख तो ऑलरेडी, मतलब आप अपने पास से पैसे लेके आए थे, तो 56,20,000 का पूरे की आपको डिडक्शन मिल जाएगी और आपके हाथ में कैपिटल गेन निल टैक्स होगा। ये बात समझ में आती है? डन है जी, क्लियर सर, समझ में आ गई हमें बात। अब आगे चलिएगा, ये प्रॉपर्टी जो आपने 15 जुलाई 2021 को खरीदी, ये आपने 3 साल तक नहीं बेचनी है। 3 साल तक नहीं बेचनी है, मतलब 15 जुलाई 22, 23, 24, 15 जुलाई 24 तक नहीं बेचनी है। सर अगर हमने बेच दी तो क्या बिगाड़ लोगे? बेटे मैं तो खैर क्या बिगाड़ूंगा, लेकिन लॉ वाले क्या कहते हैं वो सुन लीजिए। अगर आपने प्रॉपर्टी नई वाली 40 लाख की ली, ध्यान से सुन लीजिएगा, 40 लाख की ली, और अगर आपने वो प्रॉपर्टी, ध्यान से देखो, इधर देखो प्लीज, जरा ध्यान से देख लीजिए, आपने ये वाली प्रॉपर्टी बेच दी, ये प्रॉपर्टी बेच दी आपने 15/10/2022 को, 15/10/2022 को, ठीक है ना? तो प्रीवियस ईयर 22-23 में आपने ये प्रॉपर्टी बेच दी। कितना टाइम हुआ इस प्रॉपर्टी को लिए हुए?
सर शॉर्ट टर्म ही की प्रॉपर्टी है, क्योंकि 16/7 से लेकर 15/7/2022 तक 1 साल होएगा और उसके बाद 2 साल होने, ये 2 साल से पहले भेज दी। तो पहली बात तो इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होएगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे होएगा? सेल कंसिडरेशन, न्यू प्रॉपर्टी जो आपने ली थी 40 लाख की ली थी और ये आपने इस दिन बेच दी है लेट्स से 60 लाख रुपीस की, 60 लाख रुपीस की। तो क्या कहता है, सेल कंसिडरेशन आपकी 60 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आना है, इंडेक्सेशन तो होनी नहीं है, तो माइनस करेंगे आप कितना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 40 लाख। कहता है इसमें से माइनस कर दो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर दो जितने कैपिटल गेन की आपको एग्जेम्पशन दी थी, और पहले केस में आपको एग्जेम्पशन दी थी पूरे 40 लाख की, तो पूरा 40 लाख ही माइनस हो जाएगा। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी 0 और 60 लाख रुपीस पूरा का पूरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, पूरा का पूरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। समझ में आती है सर बात? ठीक है जी। तो ये तो था मेरा पहला एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल की भी सुन लो। अगर इस दिन ये प्रॉपर्टी जो 70 लाख वाली थी 15/10/2022 को 15/10/2022 को आपने ये प्रॉपर्टी 90 लाख की बेच दी होती, 90 लाख की बेच दी होती, तो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही कैलकुलेट होता। सेल कंसिडरेशन 90 लाख रुपीस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है 70 लाख माइनस जितना कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुआ। इस बार पूरा का पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो गया था और पूरा का पूरा कैपिटल गेन 70 लाख नहीं था, कैपिटल गेन था आपका केवल और केवल, इधर देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, केवल और केवल 56,20,000, 56,20,000। तो यहां पे आप माइनस करोगे 56,20,000 कैलकुलेटर भाई, तो 70 लाख माइनस 56,20,000 तो ये आया 13,80,000 और ये अब बचेगा 90 लाख माइनस 13,80,000 76,20,000, ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। समझ में आती है बात? अगर प्रॉपर्टी 2 साल से ज्यादा रखने के बाद बेचते, क्योंकि इसने क्या कहा है कि 3 साल तक नहीं बेचेंगे, और प्रॉपर्टी 2 साल से रखने के बाद बेचते तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऐसे ली जाती और उसके बाद इंडेक्स करते उसे, उसके बाद उसे इंडेक्स करते। तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। क्या कहता है, नया असेट अगर आपने बेचा, क्या कह रहा है जी, नया असेट अगर आपने बेचा इफ सोल्ड विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन द कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट शैल बी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द न्यू असेट। होप सो आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। एक छोटा सा पॉइंट यहां पे रह गया, वो मैं आपको और समझा देता हूं। हाँ जी प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा। एक बंदा है मिस्टर एक्स, उसके पास 2 प्रॉपर्टीज हैं, 2 प्रॉपर्टी है, पुरानी प्रॉपर्टी है, पुरानी प्रॉपर्टी है, देखिएगा ओल्ड प्रॉपर्टी है जो कि उसने 15/7/2008 को ली थी, 15/7/2008 को ली थी फॉर ₹20 लाख। ठीक है, इसने एक नई प्रॉपर्टी खरीदी है, इसने एक नई प्रॉपर्टी खरीदी है, न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है 15/7/2020 को फॉर रुपीज लेट्स से 100 लाख। अब ये नई प्रॉपर्टी इसने खरीद तो ली लोन लेके और किसी तरह, लेकिन अब ये नई प्रॉपर्टी खरीदने के बाद ना अपसेट रहता है, कभी उसकी इंस्टॉलमेंट देनी है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, बड़ा दिमाग खराब हो रहा है। अब इसने सोचा बेटर है कि पुरानी प्रॉपर्टी को बेचकर जो इसका पैसा आएगा, पुरानी प्रॉपर्टी का, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, इसे बेचकर जो पैसा आएगा वो पैसा लेकर इस नई वाली प्रॉपर्टी का पैसा चुका देता हूं, रोज रोज की हेडेक तो बचेगी। तो इसने क्या किया, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात, इसने क्या किया 15/4/2021 को 15/4/2021 को ये वाली प्रॉपर्टी सेल कर दी और इसको सेल कंसिडरेशन मिली, इसको सेल कंसिडरेशन मिली लेट से 90 लाख रुपीस, 90 लाख रुपीस माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि आया 20 लाख इंटू 319 डिवाइडेड बाय 100। अभी अभी हम लोगों ने निकाला था ना, मैं तो भूल गया भाई, 20 लाख इंटू 319 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है जी, तो ये आया था हम लोगों का 63,80,000। ठीक है, और इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 90 लाख माइनस 63,80,000, ये आया 26,20,000। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या कहता है
क्या कहता है कि ये प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने नई वाली बेची है, इसके पीछे 1 साल तक, पीछे 1 साल जाओ जरा, इसका 1 साल अगर पीछे जाओगे तो इसका 1 साल पीछे है 16, हाँ 16/4/2020, ठीक है। इसके पहले 1 साल तक भी अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो ये कैपिटल गेन जो इस प्रॉपर्टी को बेचने में हो रहा है वो हम यहां पे री इन्वेस्टेड मान लेंगे और आपको कैपिटल गेन की डिडक्शन दे देंगे, इसीलिए वहां पे लिखा हुआ 1 ईयर बिफोर। लेकिन जो 1 ईयर बिफोर वाली प्रॉपर्टी है ये केवल और केवल परचेज के लिए है, ये कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं है, माइंडेड। ये केवल परचेज होनी चाहिए, यहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं है। बाद में तो 2 साल में बनवा सकते हो, 2 साल में खरीद सकते हो नई प्रॉपर्टी और 3 साल में बनवा सकते हो, लेकिन जो 1 ईयर बिफोर का दे रखा है वो केवल और केवल परचेज के लिए दे रखा है। तो मेरी अब ये डिडक्शन सेक्शन 54 कंप्लीट हो गई सर। और इसी से मिलती जुलती क्या जो कंफ्यूज करने वाली डिडक्शन है वो एक आपको करा देता हूं, सेक्शन 54F, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जरा ध्यान से सुनिएगा, 54 डिडक्शन किसको मिलती है? इंडिविजुअल और एचयूएफ को, और ये वाली डिडक्शन भी किसको मिल रही है? इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिल रही है सर, इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही मिल रही है। यहां पे असेट कौन सा सेल करेंगे? वहां पे कौन सा असेट सेल किया था? वहां पे असेट सेल किया था रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और यहां पे क्या असेट सेल कर रहे हैं? एनी असेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, कोई भी असेट सेल कीजिएगा तो यहां पे असेट जो होना चाहिए लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होना चाहिए। अब अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है, तो अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कोई भी असेट जो लॉन्ग टर्म हो गया, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 2 साल में लॉन्ग टर्म हो जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई भी असेट बोल रहा है तो ज्वेलरी हो गई, ठीक है ना। एग्रीकल्चर लैंड, कौन सी? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, ऐसी कोई लैंड बेच दी। शेयर्स, ओ वाओ, ठीक है ना। अगेन न्यू असेट क्या खरीदना है? न्यू असेट खरीदना है 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, एक तो एक ही खरीदनी है और दैट टू इन इंडिया खरीदनी है, तो आपका कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट हो जाएगा। कितना कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट होगा वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में करनी है, क्योंकि नया घर इस बार आपने अगेन नया घर लेना है ना, तो नए घर के लिए सेम एज सेक्शन 54, मतलब 1 साल पहले, 2 साल बाद में परचेज और 3 साल तक कंस्ट्रक्शन, ठीक है। आगे क्या कहता है, एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो ओरिजिनल कैपिटल असेट सेल किया है नई प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए और नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए 54F के पर्पज से, कहता है डिडक्शन शैल नॉट बी अवेलेबल इफ द असेसी हैज मोर देन 1 HP एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ द असेट। मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, जब ज्वेलरी बेची उस टाइम पे एक घर था, अगर ऑलरेडी 2 घर थे और ज्वेलरी बेच के अब तीसरी प्रॉपर्टी लेने जा रहा है और 54F क्लेम करना चाहता है तो उसको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। ऑलरेडी एक घर था, ज्वेलरी बेची, अब नया घर बनाना चाह रहा है तो 54F मिल जाएगी। घर था ही नहीं, ज्वेलरी बेची और अब घर बनाने जा रहा है तब भी 54F मिल जाएगी। लेकिन ऑलरेडी 2 घर हैं, उसके बाद कोई असेट बेच के प्रॉपर्टी बनाना चाह रहा है तो ये नहीं मिलेगी। अच्छा, असेट शुड नॉट परचेज और कंस्ट्रक्ट एनी अदर RHP विद इन 2 years और रिस्पेक्टिव ईयर्स। क्या कह रहे हैं की कोशिश कर रहा है, असेसी शुड नॉट परचेज और कंस्ट्रक्ट एनी अदर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी विद इन 2 years ऑफ परचेज। क्या कह रहा है कि जो ये नई प्रॉपर्टी बनाई है, अब इसके 2 साल के अंदर अंदर आप कोई नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं बनाएंगे, अगर बनाएंगे तो ये वाली डायरेक्शन हम आपसे विड्रॉ कर लेंगे। और जो ये नई प्रॉपर्टी खरीदी है, ये नई प्रॉपर्टी आप 3 साल तक नहीं बेच सकते। तो इसके बारे में एक बार मैं डिस्कशन कर लेता हूं फटाफट एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ और आगे चलते हैं। मेरी बहुत बड़ी डिडक्शन ये कंप्लीट हो जाएगी, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 1/4/2001 और 02 और ये हम लोगों का चल रहा है 21/22। तो यहाँ पे कोई ज्वेलरी, क्योंकि अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी चाहिए तो मैं ज्वेलरी की बात कर रहा हूँ। ज्वेलरी थी 20 लाख रुपीस की और वो ज्वेलरी हम लोगों ने यहाँ पे सोल्ड कर दी फॉर ₹120 लाख। मेरी कॉम्परेशन बार बार इजी रहेगी इस वजह से मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो 120 लाख सेल कंसिडरेशन 120 लाख,
माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि 3 साल से पुरानी हो गई ज्वेलरी के लिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बनने के लिए 3 साल देखेंगे, 20 लाख इंटू 319 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना। तो ये ऊपर वाला ही बन जाएगा हम लोगों का, जो मैंने यहाँ पे बनाया था, कहाँ गया भाई, हाँ 120 लाख, और ये कितना बना 63 लाख 80,000, 5620, 63 लाख 80,000, एंड ये आ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 56 लाख 20,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब मेरी बात प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 56 लाख 20,000। ये वाली डिडक्शन बहुत अलग तरीके की है। यहां पे डिडक्शन कितनी मिलेगी, डिडक्शन हमें कितनी मिलेगी, लिखता है जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन, नेट सेल कंसिडरेशन इनटू अमाउंट री इन्वेस्टेड, अमाउंट री इन्वेस्टेड। मैंने कहा मतलब, कहने लगा कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, जितना भी अमाउंट री इन्वेस्ट करोगे कैपिटल गेन में से उतना माइनस कर देंगे। मतलब अगर 40 लाख रुपए का नया घर खरीदा तो 56 लाख 20,000 में से 40 लाख रुपए माइनस कर देते। कहने लगे अब ऐसे डिडक्शन नहीं देंगे, आपने हमें बहुत बुद्धू बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ, मैंने कहा 56 लाख 20,000 का हुआ है। नेट सेल कंसीडरेशन, मैंने कहा सेल कंसीडरेशन है, नेट सेल कंसीडरेशन तो है ही नहीं। कहने लगा नेट सेल कंसीडरेशन और सेल कंसीडरेशन में बस इतना फर्क होता है, सेल कंसीडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस करके जो आता है वो नेट सेल कंसीडरेशन। ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो यहां पे 120 लाख हो गया। अब कहता है इसमें से जितना अमाउंट री इन्वेस्ट कर दोगे उतना मल्टीप्लाई करो और वो जो अमाउंट आएगा उतने की हम आपको डिडक्शन देंगे। मैं क्या ये तो बड़ा लोचा वाला काम कर दिया मेरा कैलकुलेटर। ठीक है, तो 56 लाख 20,000, 56 लाख 20,000 डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख इंटू 40 लाख, इंटू 40 लाख, तो ये आया 187,333। कितना हो गया, 18,73,333। तो 18,73,333 की ये डिडक्शन मिलेगी हमें। और टैक्सेबल कितना होएगा, टैक्सेबल होएगा 56 लाख 20,000 माइनस 18,73,333, ये आ रहा है 37,46,667। बेटे एक बात देखो, कितनी अजीब बात है। मैं अभी तक कितने अच्छी डिडक्शन पढ़ के आया था कि 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 40 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी, ओनली 16,20,000 रुपीज विल बी टैक्सेबल। देखो यहाँ पे क्या किया था हम लोगों ने, जब हम मेरे को 40 लाख रुपए की डिडक्शन मिल गई थी, 40 लाख रुपए का मैंने नया घर खरीदा था, इधर देखो, अरे यार इधर देखो, मैं 40 लाख को हाईलाइट कर रहा हूँ। 40 लाख को जब मैंने अगर री इन्वेस्ट किया था तो 40 लाख की डिडक्शन मिल गई थी, केवल 16,20,000 हुआ था। अब इन्होंने दिमाग चला लिया, कहने लगे कि हम प्रोपोर्शनेट अमाउंट आपको डिडक्शन अलाउड करेंगे, तो हमें 40 लाख री इन्वेस्ट करने पे केवल 18 लाख की डिडक्शन मिली, 1873 की, और 37,46,000 टैक्सेबल हो गया। इसका क्या मतलब है बेटे, अगर यहां पे 100% डिडक्शन चाहिए तो 100% ऑफ द सेल कंसीडरेशन, 100% ऑफ द नेट सेल कंसीडरेशन आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी डिडक्शन मिलेगी। मतलब क्या कि अगर यहां पे मैं पूरा का पूरा 1 करोड़ 20 लाख रुपीज, 1 करोड़ 20 लाख रुपीज री इन्वेस्ट कर दूं तो यहां पे मेरे को पूरी की पूरी 56,20,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। उससे कम में मेरी बात नहीं बनेगी, कुछ ना कुछ टैक्सेबल होगा। तो दिमाग लगा के ये डिडक्शन इन्होंने बनाई और अच्छी बनाई। ठीक है, इसके लिए मैं हमेशा एक एग्जाम्पल कराता हूं, जरा वो देख लीजिएगा। मैं कितना करा पाऊंगा मेरे को नहीं पता, क्योंकि रिविजन चल रही है तो ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं हो पाती। मैंने ज्वेलरी बेची, मैंने एग्रीकल्चर लैंड बेची, लेट से मैंने शेयर्स बेच दिए। ठीक है ना, शेयर्स भी कौन से थे, बोनस शेयर की बात कर लेते हैं, बोनस शेयर्स की बात कर लेते हैं। अरे आज तो शेयर्स की डिस्कशन भी करनी है। तो सेल कंसिडरेशन लेट से इसका भी 100 रुपीज़ था, 100 रुपीज़ था एग्रीकल्चर लैंड, और यहाँ पे भी 100 रुपीज़ था। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे लेट से 50 आ रही है, यहाँ पे 20 आ रही है, और यहाँ पे बोनस शेयर है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल होगी, और यहाँ पे 50 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, यहाँ पे 80 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, और यहाँ पे 100 कैपिटल गेन आ गया। अब मैं ये कहता हूँ कि मैं हमेशा ये क्लास में क्वेश्चन कराता हूँ, मेरे को नया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी है। अब मैं पहले पैसे ज्वेलरी वाला लूँ, पहले एग्रीकल्चर लैंड वाला लूँ, या फिर पहले बोनस शेयर वाला लूँ?
तो कौन सा लेना चाहिए? तो मैं हमेशा कहता हूं कि 250 रुपए की अगर मेरे को न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी है तो मैं कौन सा पैसा पहले लूं? उसके लिए मेरे को एक काम करना है, एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय सेल कंसिडरेशन इनटू 100 करके सबके लिए परसेंटेज निकाल लो। तो इसकी कितनी आएगी? 50%, इसकी कितनी आएगी? 80% और इसकी कितनी आएगी? 100%। अब प्रेफरेंस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ऐसे प्रेफरेंस देते हुए आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मतलब क्या? जब मेरे को 250 रुपीज चाहिए तो मेरे को फर्स्ट 100 रुपीज यहां से निकालने हैं, फिर सेकंड 100 रुपीज यहां से निकालने हैं और यहां पे सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज निकालने हैं। अगर इसके अलावा कोई भी प्रोपोजिशन लगाया, मैंने कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाया, तो उस केस में मेरे को डिडक्शन कम मिलने वाली है और मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ज्यादा टैक्स हो जाएगा। ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब एक चीज और सुनते जाओ। मैंने क्या कहा कि मैंने नई प्रॉपर्टी कितने की खरीदी है? 1 करोड़ 20 लाख की खरीदी है। तो 1 करोड़ 20 लाख रुपीस के हिसाब से मेरे को डिडक्शन भी कितनी मिल गई? 56,20,000 की मिल गई। इस बार अगर ये नई प्रॉपर्टी जो 1 करोड़ 20 लाख की है ये बेच दी विद इन 3 ईयर्स, तो क्या कहता है इस बार? ये नहीं कहेगा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर देना जैसे सेक्शन 54 में कहा था। यहां पे बोलेगा कि जितनी की आपको एग्जेम्पशन दी थी पहले 56,20,000 की, वो इस साल टैक्सेबल कर देंगे। तो जरा देखिएगा क्या कहता है, इफ सोल्ड विद इन 3 ईयर एग्जेम्प्टेड गेन शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। समझ में आती है सर बात? डन है जी। तो मेरी ये 2 डिडक्शन हो गई हैं कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद अच्छा एक चीज और है, जैसे सपोज कीजिए कि एग्रीकल्चर लैंड है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, और उसका कंपलसरी एक्विजिशन हुआ नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। ज्वेलरी है और बाई चांस से उसका कंपलसरी एक्विजिशन हो गया, या कोई भी और असेट है जिसका कंपलसरी एक्विजिशन हो गया, और उसको टैक्स कब किया जाता है? जब उसका अमाउंट रिसीव होता है, जिस प्रीवियस ईयर में अमाउंट रिसीव होता है। तो अगर सपोज कीजिए कि हाउस प्रॉपर्टी है, उसका कंपलसरी एक्विजिशन हो गया, और कंपलसरी एक्विजिशन होने के बाद आफ्टर 5 इयर्स आपको कंपनसेशन रिसीव हो रहा है, तो 54 की डिडक्शन कैसे देखी जाएगी? 54 की डिडक्शन देखी जाएगी जब आपको अमाउंट रिसीव हुआ उस डेट से, मतलब अमाउंट रिसीव के 2 साल के अंदर अंदर आपने वो पैसा परचेज करने में या फिर 3 साल में कंस्ट्रक्ट करने में लगाना है। 54H देखिएगा एक बार, period of acquiring new asset shall be computed from the date of receipt of compensation and not from the date on which the asset was transferred. If the amount is received by the legal representative of the assessee, then the amount is exempt in the hands of legal heir as it will be treated as a part of the estate devolving upon them. ठीक है सर, आइए जी। अब एक डिडक्शन जो मैंने आपको लास्ट क्लास में करा दी थी 54B, जरा फटाफट ध्यान दीजिएगा। एग्रीकल्चर लैंड के लिए कि अगर आपने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड सेल की, ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया भी था, यहाँ पे अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की बात हो रही है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की बात हो रही है, और बदले में आप रूरल एग्रीकल्चर लैंड खरीद लीजिए या अर्बन खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो आप इंडिविजुअल HUF हैं, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड आपने सेल की जो कि आपके द्वारा या आपके पेरेंट्स के द्वारा या HUF के द्वारा इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 इयर्स के लिए एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज हुई है, तो जो आपका कैपिटल गेन का अमाउंट आया वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा जितना आप उसमें से री इन्वेस्ट करेंगे नई एग्रीकल्चर लैंड को खरीदने के लिए, और एग्रीकल्चर लैंड बनानी नहीं पड़ती, इस वजह से परचेज विद इन 2 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है जी, बाकी दोनों बातें क्योंकि 2 साल का टाइम दिया गया है, पैसा आपके पास पड़ा रहेगा रिटर्न फाइलिंग की डेट तक, तो IDBI में या नेशनलाइज्ड बैंक में कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करा दीजिएगा, और नई एग्रीकल्चर लैंड आपको 3 साल तक नहीं बेचनी है। डन है जी। उसके बाद 54D अगेन इंपॉर्टेंट वन, ऑल असेसीज को डिडक्शन मिल रही है। ठीक है ना, ऑल असेसीज को डिडक्शन मिल रही है क्योंकि डिडक्शन भी अलग तरीके की है। आपने लैंड और एंड बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग रखी हुई थी और वो आपने ट्रांसफर कर दी, ठीक है ना, जो एटलीस्ट आपने यूज की थी फॉर 24 मंथ्स और मोर। ठीक है, एक्चुअली क्या है, जो दिल्ली के सबर्ब्स वगैरह, मतलब जो दिल्ली के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी उनको हटा के उनको कहा गया कि आप बाहर ले जाओ, सबर्ब्स में ले जाओ, हम आपको कुछ बेनिफिट दे देंगे। तो अब वो जब
यहां से लैंड एंड बिल्डिंग बेचेंगे और बाहर जाके लैंड एंड बिल्डिंग खरीदेंगे तो उनको कैपिटल गेन हो रहा था, तो उनको दिया गया कि यहाँ की लैंड एंड बिल्डिंग बेचो और बाहर जाके लैंड एंड बिल्डिंग ले लो फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, तो हम आपको डिडक्शन दे देंगे, जितना भी अमाउंट आपने री इन्वेस्ट कर दिया उतने की हम आपको डिडक्शन दे देंगे। हाँ, कब, कितने टाइम में री इन्वेस्ट करना है? विद इन 3 years आफ्टर द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन ऑन सच कंपल्सरी एक्विजिशन। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको कहा ना कि विद इन दिल्ली में अगर लगा रखी थी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कंपल्सरी एक्वायर किया गया, और अब आपको कह रहे हैं कि बाहर जाके ले लो, तो कंपल्सरी एक्वायर किया गया तो गवर्नमेंट जो कंपनसेशन दे रही है उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा, वो कैपिटल गेन की डिडक्शन एक तरह से आपको दे दी गई कि अगर आप न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बाहर जाके लगा लेते हो। ये तो मैंने एग्जांपल दिया है, कुछ भी हो सकता है। 54 EC अगेन गुड वन, डिडक्शन में चेंज आया था, तो प्लीज जरा ध्यान से देख लीजिएगा। ऑल असेसीज को डिडक्शन मिल रही है, मतलब हमारे पर्सन की डेफिनेशन में 7 लोग हैं, 7 के 7 लोगों को ये डिडक्शन मिल रही है। असेट कौन सा ट्रांसफर कर रहे हैं? लैंड और बिल्डिंग और बोथ। अब ये मत कहना बेटे कौन सी लैंड, ऑब्वियस सी बात है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ही कैपिटल असेट होती है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल असेट नहीं होती। लॉन्ग टर्म होने के बाद आपने बेची। अब फर्क, जो बिल्डिंग वगैरह होती है वो 2 साल में हमारी लॉन्ग टर्म बन जाती है, लैंड की बात करेंगे तो वो 3 साल में बनेगी। बदले में आप क्या खरीद रहे हैं? न्यू असेट्स आप खरीद रहे हैं, बॉन्ड्स ऑफ NHAI REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के आपने बॉन्ड्स खरीदे, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के आपने PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आपने बॉन्ड खरीदे, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के आपने बॉन्ड खरीदे, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। कितना? जितना कैपिटल गेन में से अमाउंट आपने री इन्वेस्ट कर दिया वो डिडक्शन मिल जाएगी। बॉन्ड्स आपको खरीदने, कोई मकान नहीं खरीदना जो बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए, सर ये मकान अच्छा लग रहा है वो नहीं अच्छा लग रहा, बनवाना नहीं है, तो इसीलिए 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर इन्वेस्टमेंट शुड नॉट एक्सीड 50 लाख इन 1 और मोर प्रीवियस ईयर। आपको 6 महीने के अंदर अंदर नए बॉन्ड्स खरीदने हैं। नए बॉन्ड्स आपके 50 लाख से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। मतलब क्या? आपको कैपिटल गेन हुआ लैंड एंड बिल्डिंग बेचने पर 1 करोड़ रुपए का, तो 1 करोड़ रुपए का हुआ तो 50 लाख के ही आप मैक्सिमम बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। 50 लाख से ज्यादा के खरीद लीजिए, आपकी मर्जी है। हम आपको इस सेक्शन में मैक्सिमम डिडक्शन कितने की देंगे? 50 लाख की। सर क्या मैं 2 डिडक्शन ले सकता हूं? मैंने कहा मतलब समझ में नहीं आया। आपने बिल्डिंग बेची और आपको कैपिटल गेन हुआ, क्या मैं 54 भी ले सकता हूं और 54 EC भी ले सकता हूं? हाँ बेटे ले सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देखिएगा कि किसमें आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो डिडक्शन ले लीजिएगा। नॉट अवेलेबल, ये क्या कहता है कि अगर 6 महीने के अंदर अंदर आपको वो पैसा इन्वेस्ट करना है। अब 6 महीने के अंदर अंदर अगर आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट बीच में आ गई, मतलब क्या, आप ये इस तरीके से समझिएगा कि ये मेरा प्रीवियस ईयर है 21-22 और उसके बाद 31 जुलाई को मेरी रिटर्न की ड्यू डेट होती है, ठीक है ना। आपने मार्च में अगर कोई बिल्डिंग बेची, ठीक है ना, 15 मार्च को बेची, अब 6 महीने तो इसके 15/9 तक जाते हैं, सितंबर तक जाते हैं, लेकिन रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट बीच में आ गई। तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट बीच में आ गई तो क्या हम कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर दें? तो वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा। सर फिर तो वो 6 महीने भी पूरे नहीं हुए, तो 6 महीने अगर मेरे बॉन्ड्स ही बाद में, अगर PFC या फिर रेलवे कॉर्पोरेशन बाद में बॉन्ड्स निकालेगी, इशू करेगी, तो मेरे तो 6 महीने नहीं हो पा रहे और आपने मेरी डिडक्शन डिसअलाउ कर दी। नहीं बेटे, क्या होगा, अब आप रिटर्न फाइल कीजिएगा 31 जुलाई को और टैक्स डिपॉजिट करा दीजिएगा। उसके बाद जब बॉन्ड्स आ जाए विद इन 6 मंथ की लिमिट में आप बॉन्ड्स खरीद लीजिएगा, रिटर्न रिवाइज कीजिएगा, डिडक्शन क्लेम कीजिएगा, वो जो आपने टैक्स जमा करा दिया था वो आपका रिफंड आ जाएगा। दिस इज द प्रोसीजर। अब बॉन्ड्स आपने खरीद लिए, बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है, इजीली वो बिक भी सकते हैं और उनके ऊपर लोन भी लिया जा सकता है। तो वो क्या कहता है कि 5 साल तक ना तो आपने ये बेचने हैं ना ही इनके ऊपर कोई लोन लेना है। अगर आपने 5 साल के अंदर इनको बेच दिया फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, अगर आपने 5 साल के अंदर इन्हें बेच दिया या इनके ऊपर लोन ले लिया, तो जितना कैपिटल गेन हमने आपको एग्जेम्प्ट किया था वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो मेरी सारी डिडक्शंस आपके साथ कंप्लीट हो गई हैं, तो मैं आगे बढ़ता हूं जी। डिडक्शन मेरी कंप्लीट हो गई और उसके बाद मेरे को आपको कैपिटल गेन का, अच्छा मेरे को एक शेयर्स की आपके साथ डिस्कशन करनी है। अच्छा बेटे एक बात बताओ, शेयर्स कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे लिए जाते हैं? मैं अभी अगर बात करूं तो शेयर्स ओरिजिनली जो आते हैं
या तो कंपनी अलॉट कर रही है या फिर आप मार्केट से परचेज कर रहे हैं। दो तरीके से आप ले सकते हैं, दो तरीके से आप ले सकते हैं। अगर कंपनी अलॉट कर रही है तो उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? तो बेटे उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी जो भी प्राइस आपने कंपनी को पे किया, प्राइस पेड टू कंपनी। मतलब क्या बेटे, 10 रुपए का शेयर है और कंपनी ने उसके ऊपर 190 रुपए प्रीमियम लगा के आपको 200 रुपए का दिया, तो आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी होगी? 200 रुपए, ठीक है, 200 रुपीज। दूसरी बात, पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से होगी? बेटे जिस दिन आपकी अलॉटमेंट आ जाती है शेयर्स की, उस दिन से आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग आउट होगी। अब हम लोगों ने 12th में पढ़ा था 2 रुपए एप्लीकेशन पे, फिर 4 रुपए अलॉटमेंट पे, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता। आज की डेट में सारे के सारे शेयर्स के लिए पैसा इकट्ठा दिया जाता है और वो इकट्ठा अलॉटमेंट आ जाती है। लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन में ऐसी ऊटपटांग बातें आ जाए, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, एप्लीकेशन, तो आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से गिनी जाएगी? अलॉटमेंट से गिनी जाएगी। दूसरा क्या है, आप शेयर्स मार्केट से परचेज करते हैं। मार्केट बोले तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से परचेज करते हैं। इन दैट केस क्या होगा, जितना आपने प्राइस पे किया दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। माइंडेड, यहां पे एसटीटी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट नहीं बनेगा। एसटीटी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट नहीं बनेगा। अब बात क्या होती है, जब हम मार्केट से शेयर्स परचेज करते हैं तो हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो होती है इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज में, T+2 ट्रांजैक्शन के हिसाब से काम होता है। मतलब क्या, अगर मैंने मंडे को अगर परचेज का ऑर्डर डाला तो वो मेरे डीमेट अकाउंट में वेडनेसडे को आएगा 10:30 के आसपास, ठीक है ना। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग किस दिन से देखी जाएगी? जिस दिन डीमेट में आया, वेडनेसडे से या मंडे से? बेटे मंडे से देखी जाएगी आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग, जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन अपनी तरफ से कर दी, ठीक है। ये हो गई शेयर्स की बात। उसके बाद एक शेयर्स होते हैं जिनका नाम होता है बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या होते हैं? सर आपने जो ऑलरेडी शेयर होल्ड कर रखे हैं उसके बेसिस पे कंपनी आपको फ्री में शेयर दे देती है। फ्री में शेयर दे देती है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? बेटे ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी उनकी निल। क्या होगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? निल। पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से ली जाएगी? जब से वो आपको अलॉट हो गए, उस दिन से आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट होगी, ठीक है। उसके बाद एक शेयर्स होते हैं जिनका नाम होता है राइट शेयर्स। राइट शेयर्स क्या होते हैं? जो शेयर्स मैंने ऑलरेडी होल्ड कर रखे हैं उनके बेसिस पे जब कंपनी नया इशू निकालती है तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनसे पूछा जाता है कि क्या आप हमारी कंपनी के शेयर्स लेना चाहेंगे? हम अपनी कंपनी के शेयर्स दोबारा निकाल रहे हैं। तो उनसे पूछा जाता है कि आप राइट शेयर्स लेने जाओगे? हाँ लेना चाहेंगे। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितना आपने प्राइस पे किया, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से गिनी जाएगी? अलॉटमेंट से। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मेरे पास कंपनी का लेटर आया, सर राइट शेयर्स लोगे? मैंने कहा हाँ ले लूंगा। कहने लगे सर 100 शेयर्स हम आपको राइट शेयर्स देना चाहते हैं और एक का प्राइस जो है ना 1000 रुपए है। अब 1000 रुपए के हिसाब से मेरे को कितने रुपए देने थे? मेरे को 1 लाख रुपए देने थे। मैंने कहा यार 1 लाख रुपए तो नहीं है, कंपनी का शेयर अच्छा था। तो मेरे दोस्त आया, यार ऐसा कर तू 50 शेयर्स का राइट मुझे रिनाउंस कर दे। मतलब क्या, 50 शेयर्स खरीदने का राइट मुझे दे दे। तो उसको मैंने राइट रिनाउंस किया। क्या किया? राइट रिनाउंस किया। अब जब हम असेट की कैपिटल असेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द असेसी। तो यहां पे मेरे पास एक राइट था, कोई असेट नहीं था, राइट मैंने सेल कर दिया, तो राइट भी कैपिटल असेट है। अब जो मैंने राइट रिनाउंस करके, क्योंकि मेरे पास एक राइट आया था जिसके लिए मैंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या पे की थी? निल। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल पे की थी, ठीक है। पीरियड ऑफ होल्डिंग भी आप ये मान के चलिएगा कि उसकी हमेशा शॉर्ट टर्म ही रहती है, छोटे से पीरियड में हो जाता है। तो राइट रिनाउंस करके भी जो मेरे पास पैसा आया उसके ऊपर भी कैपिटल गेन लगेगा। अब जरा ध्यान से सुनो, वो जो मेरा फ्रेंड था, जो मेरा दोस्त था, जिसने मेरे से राइट लिया, अब उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी? जो उसने प्राइस कंपनी को पे किया वो, प्लस जो मेरे से राइट खरीदने के पैसे लिए। जैसे कंपनी का एक शेयर कितने का था? 1000 रुपए का, और मैंने उससे 100 रुपए ले लिए थे, तो उसके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी गिनी जाएगी? 1100। और कब से गिनी जाएगी? अलॉटमेंट की डेट से, ठीक है जी। एक और शेयर्स आते हैं जिनका नाम है स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्या नाम है? स्वेट इक्विटी शेयर। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए अगर हम बात करें तो स्वेट इक्विटी शेयर के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है? बेटे सैलरी के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में, बहुत डिटेल में वहां पे बात हुई थी। तो वहां पे जो थी हर चीज के लिए हम फेयर मार्केट वैल्यू की बात कर रहे थे जिस टाइम हमने आपको ऑफर दिया।
ठीक है ना। तो वो जो फेयर मार्केट वैल्यू है वहां पे सैलरी के कैलकुलेशन के टाइम पे आपकी ऑलरेडी कंसीडर की जा चुकी है। तो फेयर मार्केट वैल्यू यहां पे आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी और पीरियड ऑफ होल्डिंग आपकी डेट ऑफ अलॉटमेंट से देखी जाएगी। तो मेरे कैपिटल गेन के चैप्टर में लास्ट पेज मैंने शेयर्स की डिस्कशन का लगा रखा है, तो वो एक बार देख लीजिएगा आप। ये कहां गया भाई शेयर्स की डिस्कशन मेरी, एक मिनट। हाँ जी, ये है डिस्कशन शेयर्स की। तो यहाँ पे मैंने राइट शेयर्स की बात कर ली, वो सॉरी ओरिजिनल शेयर्स की बात कर ली आपके साथ, राइट शेयर्स की बात कर ली, ऑफर की बात कर ली, राइट शेयर टू सब्सिक्वेंट शेयर होल्डर, बोनस शेयर की और ESOP की, सबकी बात कर ली है मैंने आपके साथ। देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो प्लीज़, मैं कल भी लास्ट की वीडियो में भी आपको कह रहा था कुछ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि लगे कि हाँ आप लोग देख रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है। कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, डन, ये हो गया। उसके बाद मैं आपके साथ एक चीज और डिस्कस कर लेता हूं रेट्स पे जाने से पहले, वो है ये बायबैक ऑफ शेयर। कंपनी अपनी शेयर्स का बायबैक करती है। अब शेयर्स का भी बायबैक हो सकता है और उसके अलावा बहुत सारी सिक्योरिटीज होती हैं, डिवेंचर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है, बॉन्ड्स वगैरह हैं, जिनका कंपनी बायबैक कर सकती है। तो बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज के लिए हमारे पास दो सेक्शन है, एक ओल्ड सेक्शन है सेक्शन 46 और एक न्यू सेक्शन है 150 QA। उसके साथ साथ हमें पढ़ना पड़ेगा 1034A। होता क्या है सुनो बेटे, ये सेक्शन जो 115 QA आया था पहले अनलिस्टेड कंपनीज के लिए आया था कि अनलिस्टेड कंपनीज बायबैक करेंगी तो क्या होगा। अब बाद में इस सेक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, चाहे लिस्टेड कंपनी, चाहे अनलिस्टेड कंपनी, चाहे प्राइवेट कंपनी, कोई भी कंपनी अगर बायबैक करेगी उसके ऊपर 115 QA लग जाएगा। इसमें है क्या, इसमें है क्या, जरा ध्यान से सुन लो। अगर कंपनी बायबैक करेगी अपने शेयर्स पे शेयर्स, तो एक इधर देखो, समझाने की कोशिश करता हूं। ये रही कंपनी, ठीक है, और ये रहा शेयर होल्डर, ये रहा शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर ने किसी टाइम पे इस कंपनी से शेयर खरीदा था, कंपनी से शेयर खरीदा था 100 रुपीज का, और कंपनी आज इस शेयर को बायबैक कर रही है लेट से ₹750 पे, लेट से 750 पे। तो अब 115 QA क्या कहता है जरा समझिएगा। 115 QA कहता है कि कंपनी 750 माइनस 100 650 का कैपिटल गेन निकालकर उसके ऊपर 20% का टैक्स देकर जो पैसा बचेगा वो शेयर होल्डर को देगी, और शेयर होल्डर के पास इस बार जो पैसा आएगा वो सेक्शन 1034A में फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, नो कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। मैंने सीधी सीधी बात बता दी आपको 115 QA की, 115 QA, इससे सिंपल नहीं समझा सकता। लेकिन आपके दिमाग में कुछ डाउट्स आएंगे, सर ये शेयर होल्डर ने जो लिया अगर कंपनी से ही लिया था, अगर कंपनी से ही फर्स्ट टाइम लिया था तो सही है, लेकिन अगर शेयर होल्डर ने ये शेयर बाहर की मार्केट से लिया था लेट से 500 रुपीज का, तो क्या होगा बेटे, उन्होंने सेक्शन में क्लियरली लिख दिया कि कंपनी जो कैपिटल गेन निकालेगी वो ये देखते हुए निकालेगी कि कंपनी ने उसको कितने पे इशू किया था। तो आपने अगर ये 500 रुपए का भी ओपन मार्केट से खरीदा है, कंपनी अपना कैपिटल गेन ₹750 माइनस ₹100 करके ही निकालेगी, उसी के ऊपर आपको टैक्स देना है, उसी के ऊपर कंपनी आप टैक्स काट लेगी और जमा करा देगी, और आपके हाथ में जो पैसे आएंगे वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होंगे इनकम टैक्स से। ठीक है, आइए 115 QA फटाफट पढ़ लेते हैं। मैं पहले आपको 115 QA बताता हूं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, पूरे के पूरे इनकम टैक्स एक्ट को ओवररूल कर दिया जी। इन एडिशन टू द इनकम टैक्स चार्जेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी, तो प्रोविजन किसके ऊपर लग रहा है, केवल डोमेस्टिक कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी चाहे पब्लिक लिमिटेड हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, जो मर्जी हो, लेकिन डोमेस्टिक हो, ठीक है ना, फॉर एनी असेसमेंट ईयर। तो कंपनी ने अब इतना इनकम टैक्स तो देना ही है, इन एडिशन टू दैट क्या देना है, एनी अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम बाय वे ऑफ by the company on the buyback of shares from a shareholder shall be charged to tax, and such company shall be liable to pay additional income tax at the rate of 20% on the distributed income प्लस 12% का सरचार्ज प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो ये जो बन के आता है वो आता है 23.296%।
डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम का मतलब बता रहा है मीन्स द कंसिडरेशन पेड बाय द कंपनी रिड्यूस बाय द अमाउंट विच वाज रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन द इश्यू ऑफ शेयर। तो जो मैं आपको यहां पे बात बता रहा हूं, तो कंपनी ने जितना पैसा रिसीव किया था, तो कंपनी ने जितना पैसा रिसीव किया था, अब कंपनी ने अगर 100 रुपए रिसीव किया था तो कंपनी 750 माइनस 100 करके ही कैपिटल गेन निकालेगी और उसके ऊपर जो भी यहां पे परसेंटेज दे रखी थी 20% प्लस 12 प्लस 4 उसके हिसाब से इनकम टैक्स जमा करा देगी। कंपनी को मतलब नहीं है कि आपने कितने में शेयर खरीदा था। ठीक है जी, आगे आइए। द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी एंड द कंपनी शैल बी लायबल to pay that tax to the credit of the central government within 14 days from the date of payment of any consideration। जब बायबैक कर लिया उसके 14 दिन के अंदर अंदर ये टैक्स जमा करा देना। 115 QB वगैरह ठीक है, देख लो। तो ये तो मैंने आपको बता दी कि कंपनी ने जब शेयर्स, अच्छा ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा, पता नहीं मैंने ध्यान, यहां पे शेयर्स की बात हो रही है। शेयर्स अगर कंपनी बायबैक कर रही है, कौन सी? डोमेस्टिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक लिमिटेड, लिस्टेड, अनलिस्टेड। अब यहां पे अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के लिए क्या है? सेक्शन 46A। ये सिंपल सेक्शन है कि अब शेयर होल्डर को टैक्स देना होगा कितना? जितने के उसने परचेज किया माइनस जितना अब उसे कंपनी पे कर रही है। Where a shareholder or holder of the specified security receive any consideration from any company for the purchase of its own shares or securities, obvious सी बात है, और securities held by such shareholder, the difference between the cost of acquisition, तो cost of acquisition in the hands of shareholder, ठीक है ना, या यूनिट होल्डर, तो उसने जितने की भी खरीदी थी, चाहे अब ओपन मार्केट से खरीदी थी या डायरेक्टली कंपनी से खरीदी थी, एंड द वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम deemed to be the capital gain arising to such shareholder in the year in which such shares were purchased by the company। क्लियर है सर? डन, ये काम भी मेरा हो गया। अब मैं आता हूं अपने टैक्स चार्ट पे, और ये टैक्स चार्ट मेरे को बहुत पसंद है भाई, प्लीज इसे जरा ध्यान से देख लीजिएगा। देखो हमारे दो तरह के कैपिटल गेन, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डन है जी। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बहुत ध्यान से सुनना बेटे, इक्विटी शेयर्स, मैं अभी बात कर रहा हूं, देखो शेयर्स हमारे लिस्टेड हो सकते हैं, अनलिस्टेड हो सकते हैं, सिक्योरिटीज हमारी लिस्टेड हो सकती हैं, अनलिस्टेड हो सकती हैं। अभी मैं क्या बात कर रहा हूं, अगर आपने लिस्टेड इक्विटी शेयर्स बेचे या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स और बिजनेस ट्रस्ट आपने बेची, इक्विटी शेयर के केस में एक्विजिशन और ट्रांसफर, मतलब जब खरीदे थे जब भी एसटीटी पे किया और बेचने पे भी एसटीटी पे किया, एंड ईओयू और बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट पे ट्रांसफर करते वक्त तो कंपलसरी आपने एसटीटी पे किया, तो विदाउट इंडेक्सेशन आपको 10% का टैक्स देना होगा इनकम अबव 1 लाख रुपीज। मतलब क्या? मेरे लिस्टेड शेयर्स हैं, 1 साल से पुराने हो चुके, क्योंकि 12 महीने से पुराने हो चुके तो वो लॉन्ग टर्म हो गए, ठीक है ना, उनको मैंने बेचा, लॉन्ग टर्म की बात हो रही है ना, तो उनको मैंने बेचा, ठीक है, उनको बेचने पर मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। शेयर्स खरीदते हुए भी एसटीटी पे किया हो, बेचते हुए भी एसटीटी पे किया हो, डन। अब मैंने उन्हें बेचा और मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 70,000, नो टैक्स, क्योंकि 1 लाख से ऊपर, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरा आया 1,10,000, तो 1 लाख हटा दो, 10% आपको 10,000 पे टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, ये प्रोविजन जो है एक्चुअली किसी टाइम पे तो 1,10,000 पे 1 लाख हटा दिया, 10,000 पे 10% का टैक्स लगेगा, दैट इज 1,000 रुपीज। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है इन असेट्स को छोड़कर, किनको? लिस्टेड इक्विटी शेयर, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट, उनको छोड़कर अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, इंडेक्स कीजिए और 20% का टैक्स दीजिए, इंडेक्स कीजिए और 20% का टैक्स दीजिए। यहां पे शायद मैंने लिखा नहीं हुआ, तो यहां पे आप लिख लेना नो इंडेक्सेशन, ठीक है जी, नो इंडेक्सेशन। तो आप इंडेक्स कीजिए और 20% का टैक्स दीजिए, इन असेट्स के अलावा कोई अगर असेट है तो। अच्छा, यहां पे एक बात समझने वाली है, नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज सेल कर रही हो लॉन्ग टर्म होने के बाद, तो वो 20% का टैक्स देंगी अगर वो इंडेक्सेशन का फायदा उठाती हैं तो, और अगर इंडेक्सेशन नहीं करती हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का,
तो 10% का टैक्स देंगे। इसी तरीके से अगर फॉरेन कंपनी और नॉन रेजिडेंट की बात नहीं कर रहा, आप रेजिडेंट है, आपने लिस्टेड इक्विटी शेयर सेल किए प्राइवेटली। ये क्या होता है सर? बेटे लिस्टेड इक्विटी शेयर है तो आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि उनको बेचना है तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही बेचना होगा। आपने प्राइवेटली बेच दिए, मेरे डीमेट से दूसरे के डीमेट में मैंने डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिए स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू किए बिना, तो वो प्राइवेटली कहा जाता है, ठीक है ना। या फिर मैंने लिस्टेड डिबेंचर्स सेल किए या बॉन्ड सेल किए, तो उस केस में इंडेक्सेशन कर रहा हूं तो 20% टैक्स दूंगा और इंडेक्सेशन नहीं कर रहा तो 10% का टैक्स दूंगा। डन है जी। उसके बाद अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करूं तो शॉर्ट टर्म में अगेन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट है या बिजनेस ट्रस्ट है, उस केस में मैं उसके ऊपर 15% का टैक्स दूंगा। लेकिन शर्त क्या है? सेल करते हुए ट्रांसफर करते हुए उसके ऊपर एसटीटी पे किया तो 15% का टैक्स दूंगा। और इसके अलावा कोई भी कैपिटल गेन हुआ है, मतलब इन तीन असेट्स के अलावा कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो वो नॉर्मल स्लैब रेट की इनकम के हिसाब से टैक्सेबल होगा। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। सेक्शन 111A, सेक्शन 112 एंड सेक्शन 112A, इनको कहा जाता है कि हमारी इनकम कंसेशनल रेट से टैक्स हो रही है। ऐसा क्यों कहा जाता है? बेटे इसमें कितने रेट से टैक्स हो रही है? 15%। इसमें कितने रेट से टैक्स हो रही है? 20%। और इसमें कितने रेट से टैक्स हो रही है? 10% विदाउट इंडेक्सेशन। अगर मेरी इनकम 10 लाख से ज्यादा भी है तब भी इसी रेट से होगी। ये वाली इनकम अगर 10 लाख से ज्यादा की है तब भी इसी रेट से होगी। जबकि अगर स्लैब की देखें तो 10 लाख से ऊपर की इनकम किस रेट से टैक्सेबल होती है? 30% से टैक्सेबल होती है। तो इसको कहा जाता है कि ये इनकम, ये सेक्शन कंसेशनल रेट का बेनिफिट दे रहे हैं। जब भी आपको कंसेशनल रेट का बेनिफिट मिलेगा अंडर सेक्शन 111A, 112A, तो आपको जो डिडक्शन है चैप्टर 6A से लेकर चैप्टर 6A की 80C से लेकर 80U की, उन डिडक्शंस को इन इनकम में से माइनस करना अलाउड नहीं होगा। मतलब क्या सर? मेरा केवल 5 लाख रुपए का कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला, तो और मैंने साथ ही साथ 80C 1.5 लाख रुपए डलवा रखे हैं, तो 80C का बेनिफिट नहीं मिलेगा, डायरेक्टली 5 लाख रुपए आपकी टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। सर क्या स्लैब का बेनिफिट मिलेगा? हाँ बेटे स्लैब का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, स्लैब का बेनिफिट भी पहले नॉर्मल इनकम के लिए कंसीडर किया जाएगा, फिर इस इनकम के लिए कंसीडर किया जाएगा। सर थोड़ा डिटेल में बताओ। बेटे जीटीआई के चैप्टर में डिस्कस करता हूं। ऐसे मैंने 1 लाख रुपए सैलरी से कमाए और 5 लाख रुपए मेरे कैपिटल गेन के हैं, टोटल कितनी इनकम हो गई? 6 लाख रुपए। तो 2.5 लाख रुपए तक के स्लैब में पहले 1 लाख रुपए सैलरी वाली इनकम डालनी पड़ेगी, उसके बाद 1.5 लाख रुपए कैपिटल गेन के डाल दूं और बाकी बचे हुए पे 20% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है जी, समझ में आती है बात? ये चीज तो ये मैंने आपको बता दिया। अब ये जो 112A का प्रोविजन था ये 1 Feb 2018 से आया था। ठीक है, उससे पहले क्या होता था सर? उससे पहले बेटे लिस्टेड इक्विटी शेयर जो होते थे वो लॉन्ग टर्म होने के बाद अगर हम बेचते थे उनके ऊपर कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुआ करता था। तो अब मोदी जी एक दिन अचानक कहते हैं कि भाई अब से जो लिस्टेड इक्विटी शेयर होंगे ना उसके ऊपर लॉन्ग टर्म होने पे भी उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। अरे यार आपने अचानक कह दिया, यार कुछ तो रिबेट दे दो। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, अगर कोई शेयर आज से पहले आपने खरीद रखा था और अब आप बेच रहे हैं तो उसके लिए आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो थी और सेल कंसीडरेशन और एफएमवी में से जो लोअर होगा वो आपकी एक्चुअल सेल वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। मेरे पास कुछ एग्जांपल है, मैं वो एक बार आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूं जिससे कि आपको इस सेक्शन से आप थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए। ठीक है सर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 100 रुपए की शेयर की, एफएमवी 31/1/2018 को, मतलब जिस दिन ये लॉ आया उससे पहले वाले दिन 200 रुपए थी। सेल कंसीडरेशन थी 1/4/2021 को आपके साल में 250 रुपए की। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे लेंगे? जो एफएमवी है वो यही लिखा हुआ है ना हम लोगों ने, जो एफएमवी है वो, ठीक है ना, और सेल कंसीडरेशन कितनी है? 250। विच एवर इज लोअर ली तो कितना आया? 200। और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी? 100। विच एवर इज हायर तो कितना आएगा आंसर? 200। समझ में आई जी? तो अगेन
250 माइनस 200 कैपिटल गेन हो गया 50। तो इस हिसाब से ये सारे केसेस मैंने बना रखे हैं, प्लीज देख लीजिएगा। मेरी तरफ से ये कैपिटल गेन का चैप्टर कवर हो गया है। क्वेश्चंस मैं अगेन पहले एक बार रिवीजन करा लूं, उसके बाद मैं क्वेश्चंस की बात देखूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।